ईरान के हवाले से स्टेक्स बहुत हाई हो चुके हैं। चाइना, रूस और अमेरिका सब अपनी अपनी तैयारी कर रहे हैं। इसमें मिलिट्री पोस्चर, डिप्लोमेसी, धमकियां, बातचीत, सब टैक्टिक्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। आज की इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे ईरान, चाइना और रूस का एक नया मूव और इस हवाले से यूएस क्या स्ट्रेटजी अपनाए हुए हैं। हम देखेंगे सुप्रीम लीडर के कुछ बयानात और ईरान की कांस्टेंट एक्टिविटी पर्शियन गल्फ में। ईरान के वो क्या इकदामात हैं और यूएस की क्या कैलिब्रेशंस हैं जिनकी वजह से वो अभी तक ईरान पर हमला नहीं कर रहे। आज की इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे। सुप्रीम लीडर का इस हवाले से एक बयान आया है और उन्होंने अमेरिका को एक पैगाम दिया है और उन्होंने कहा है कि अगर हम पर हमला किया गया तो ये हमला सिर्फ हम पर हमला नहीं रहेगा बल्कि एक रीजनल वॉर में कन्वर्ट हो जाएगा। उन्होंने कहा कि मगरबी ताकतों की नज़र हमारे वास्ट ऑयल एंड गैस रिजर्व्स पर है और जिस तरह शाह ऑफ ईरान के दौर में इनको सारे ठेके मिलते थे, इनको इस चीज़ का गुस्सा है कि हमने ईरान के अंदर इनकी एंट्री क्यों बंद की हुई है और इसी वजह से ये कू अटेम्प्ट्स करते रहते हैं, रजीम चेंज की एफर्ट्स। और रीसेंट फसादात को भी उन्होंने कू अटेम्प्ट करार दिया है कि जिस तरह सरकारी इमारतों पर हमले किए गए, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज पर हमले किए गए, ये किसी कू अटेम्प्ट से कम नहीं थे और इसके ज़रिए पूरी कोशिश की गई है हमारा तख्ता उल्टने की और हमारे लोगों की सपोर्ट की वजह से हमारी हुकूमत कायम है और कायम रहेगी। और इसके साथ ही ईरान की हुकूमत अपनी यूथ से कनेक्ट करने के नए नए तरीके ढूंढ रही है और अभी रिसेंटली उन्होंने औरतों को इजाज़त दे दी है कि वो मोटरसाइकिल्स चला सकती हैं ईरान के अंदर, जो पहले नहीं थी। यानी अब वो सोच रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता हम अपनी सख्तियां कम करें। जेन जी है, यूथ है, जो कि अपनी हुकूमत के बहुत से ट्रेडिशनल और कंजर्वेटिव तरीकों को पसंद नहीं करते, लिहाजा अब वो इस तरह का प्लान बना रहे हैं कि यूथ के साथ कनेक्ट किया जाए और एक सर्टेन हद तक मॉडर्न ट्रेंड्स को प्रमोट किया जाए। ईरान में इस्लामी इनकलाब के बाद जब औरतों पर हिजाब लाजिम करार दिया गया था और बहुत सी सख्तियां भी आयद की थी, लेकिन इसके बावजूद ईरान में औरतों की जो पार्टिसिपेशन है इकॉनमी में वो बहुत ज़्यादा है। अनलाइक सऊदी अरेबिया या दूसरी जगह जिन पर आप डिस्कस कर सकते हैं जैसे कि अफगानिस्तान, वैसे तो अब सऊदी अरब और अफगानिस्तान का कंपैरिजन बनता नहीं है, लेकिन हमने पास में ट्रेंड देखा है कि अफगानिस्तान और सऊदी अरब में औरतों ने काम नहीं किया और उनको इजाज़त भी नहीं थी। अफगानिस्तान में 9/11 के बाद काबुल के इर्द गिर्द थोड़ी सी पार्टिसिपेशन हुई थी, लेकिन इस तरह का सिस्टम ईरान में कभी भी नहीं आया। इवन इनकलाब के बाद भी औरतों ने काम किया और वो इकॉनमी का पार्ट रही हैं। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जैसे कि हिजाब या मोटरसाइकिल चलाना, उसमें जो पाबंदियां थी उनको नरम किया जा रहा है और उस पर बड़ा तेज़ी से गौर व फिक्र जारी है कि आगे नेक्स्ट क्या स्टेप्स लिए जा सकते हैं। और इस वक्त जो करंट प्रेसिडेंट है मसूद पेजेस्कियन, उनकी यही अप्रोच है कि आवाम के साथ हमें बातचीत करनी चाहिए और उनके जो ग्रीवेंसेस हैं उनको सुनना चाहिए। उनके मुताबिक सोशो इकनॉमिक स्ट्रक्चर में हमें रिफॉर्म की ज़रूरत है। इसके अलावा एक्सटर्नल जो इस वक्त चैलेंज ईरान फेस कर रहा है यूएस की जानिब से, उसकी तैयारियां भी हमने इस वीडियो में डिस्कस की थी, जिसमें ईरान ने अपनी बॉर्डर फोर्सेस को एक्टिव कर दिया है, मिसाइल सिस्टम्स को पूरी तरह से फंक्शनल कर दिया है और वो किसी भी चैलेंज से निपटने के लिए तैयार है। ईरान की फोर्सेस IRGC हो या ईरान की रेगुलर मिलिट्री हो, उसकी सारी ब्रांचेस इस वक्त एक्टिव हैं और ज़्यादातर फोकस उनका पर्शियन गल्फ में है। पर्शियन गल्फ में वो एक्सरसाइज कर रही हैं और अमेरिका को पैगाम दे रही है कि हमारे करीब मत फटकना। और इस हवाले से यूएस सेंटकॉम ने IRGC को कहा है कि आप एस्केलेटरी मूव लेने से बाज रहें। और ईरान का आगे से ये कहना है कि आप हमारे इलाके में आकर हमें आंखें दिखा रहे हो, हम आपके इलाके में नहीं आए, तो एस्केलेटरी मूव आप दिखा रहे हो। और ये भी हमने इस वीडियो में डिस्कस किया था कि यूएस का कैरियर स्ट्राइक ग्रुप अब्राहम लिंकन, जिसमें एयरक्राफ्ट कैरियर और बहुत सी वॉरशिप्स हैं, फाइटर जेट्स हैं, वो भी ओमान के पानियों में मौजूद हैं और अभी तक उन्होंने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को क्रॉस नहीं किया और वो वहाँ पर पूरी सिचुएशन को एनालाइज कर रहे हैं। और एक ये भी रिपोर्ट आई है कि एक पॉसिबल स्ट्राइक से पहले यूएस मेक श्योर कर रहा है इस पूरे रीजन में जितनी उनकी मिलिट्री बेसिस हैं और वहाँ पर जितने एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं, मिसाइल सिस्टम्स हैं, उनको ऑपरेशनल कर रहा है कि अगर हम हमला करते हैं और जवाब में ईरान की स्ट्राइक होती है तो उससे किस तरह दिफा किया जा सकेगा अपने एसेट्स का और अपने एलाइज का। और इसलिए यूएस का फोकस इस वक्त इन सारे ममालिक में वो मिलिट्री बेसिस हैं, चाहे वो यूएई हो, ओमान, बहरीन, कुवैत, कतर या जॉर्डन, यहाँ पर वो बड़ा एक्सटेंसिवली काम कर रहे हैं और इनका एक एग्रीमेंट भी है
अमेरिका के साथ, इन सारे ममालिक का। और इन ममालिक की तरफ से भी ये आवाज़ें आ रही हैं कि जंग नहीं होनी चाहिए, और वो भी डिप्लोमेसी में अपना किरदार अदा कर रहे हैं, क्योंकि इन सब को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। एक तो ईरान के रिटेलिएटरी अटैक्स का भी इनको खदशा है, और दूसरा इनको अपनी ऑयल सप्लाईज का ख़तरा है जो कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से गुजरती हैं। तो वो ये नहीं चाहते कि यहाँ पर जंग हो। स्पेशली सऊदी अरब की बात करें तो वो इस ब्रॉडर रीजन में स्टेबिलिटी चाहता है। पर्शियन गल्फ में ईरान के ऑपोजिट यूएई, सऊदी अरेबिया, कुवैत, बहरीन और कतर के ममालिक हैं और इनकी सरजमीन है, और ये नहीं चाहते कि किसी भी जंग की सूरत में डायरेक्ट हमला हमारी सरजमीन पर हो, चाहे वो यूएस की बेसिस ही क्यों ना हो। तो इसलिए वो भी काफ़ी कॉशियस अप्रोच के साथ आगे चल रहे हैं, और यूएई और सऊदी अरब ने खुलकर कहा है कि हमारी सरजमीन या हमारी एयर स्पेस इस्तेमाल नहीं की जाएगी ईरान पर हमलों के लिए। वो भी डिप्लोमेसी का हिस्सा बने हुए हैं, और इस वीकेंड में ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने तुर्की से बातचीत की है, और तुर्की भी इस हवाले से एक मीडिएटर का किरदार कर रहा है सीक्रेट टॉक्स में जो यूएस और ईरान के ऑफिशियल्स के दरमियान हो रही हैं। और इसमें ट्रंप ने यही कहा है कि इनको न्यूक्लियर डील पर एग्री करना होगा, यानी अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम तर्क करना होगा, नहीं तो कॉन्सिक्वेंसेस के लिए तैयार रहें। लेकिन वो बातचीत भी कर रहे हैं, जबकि इजराइल का ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि हमें हमला कर देना चाहिए। यूएस और उनकी जो मिलिट्री असेसमेंट है वो ये समझती है कि इस वक्त हमला ज़रा ख़तरनाक सिचुएशन होगी, क्योंकि यहाँ पर इस इक्वेशन में आते हैं चाइना और रूस, और रिपोर्टेडली आने वाले कुछ दिनों में चाइना, रूस और ईरान की मिलिट्री ड्रिल्स होंगी, नेवल ड्रिल्स होंगी गल्फ ऑफ ओमान के पानियों में, जो कि 1 साल पहले भी हुई थी, जो हमने इस वीडियो में डिस्कस किया था। और अब ये रिपोर्ट्स आ रही हैं कि तीनों ने एक ट्राइलैटरल स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क पर साइन कर लिया है, जो कि एक ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग है, जो कि एक दिफाई या मिलिट्री पैक्ट नहीं है, बल्कि एक स्ट्रेटेजिक अंडरस्टैंडिंग है जिसमें एनर्जी, ट्रेड, मिलिट्री और इंटेलिजेंस शेयरिंग की बहुत सी चीज़ें हैं। यानी वो डोमेन्स है, सारी डोमेन्स को कन्वर्ट किया गया है और एक कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क साइन किया गया है। और इससे पहले अगर हम देखें तो इन तीनों ममालिक के आपस में बायलैटरल स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात तो मौजूद हैं। 2020-21 में चाइना और ईरान ने एक 25 साला स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप प्रोग्राम पर साइन किया। रशिया और चाइना की ऑलरेडी एक स्ट्रेटेजिक अंडरस्टैंडिंग है, और पिछले साल रूस और ईरान ने आपस में एक बायलैटरल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप साइन की। तो तीनों ममालिक के दरमियान अलग-अलग स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स तो मौजूद थी, और अब इन तीनों मुल्कों ने इसको यकजा कर दिया है और आपस में एक स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन पर एग्री कर लिया है। अब इसका क्या मतलब है, इसमें क्या चीज़ें हो सकती हैं जो अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इसमें इनका जो सबसे बड़ा जो ब्रॉडर मकसद है वो ये है कि एक मल्टीपोलर वर्ल्ड को सपोर्ट करना, उसको प्रमोट करना, यानी यूएस हेजीमनी के खिलाफ ये एक मूव है। और अभी रिसेंटली चाइनीज प्रेसिडेंट का भी बयान सामने आ गया है, और उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि चाइना की जो आरएमबी है, यानी चाइनीज युआन, उसको आलमी ट्रेड के लिए ग्लोबल रिजर्व करेंसी का स्टेटस मिल जाना चाहिए। और इस हवाले से हम इकदामात कर रहे हैं, यानी जो उनके पार्टनर ममालिक हैं और उसमें आधी से ज़ायद दुनिया आती है, हम उनके साथ तिजारत में अपनी करेंसी को एक प्राइमरी करेंसी के तौर पर फौकियत देंगे, डॉलर के ऑल्टरनेट के तौर पर। और इस हवाले से चाइना ऑलरेडी बहुत से ममालिक के साथ लोकल करेंसीज में ट्रेड कर रहा है। और ये जो मूव आया है ईरान के साथ, जो ट्राइलैटरल स्ट्रेटेजिक पैक्ट किया है, इसमें भी जो मेन एक मकसद है वो ये है ईरान को सैंक्शन से बचाना। और रशिया यूक्रेन जंग में भी चाइना ने रशिया को इकोनॉमिकली बहुत बड़ी सपोर्ट प्रोवाइड की थी, जब उनके साथ बड़ी मिकदार में ट्रेड की लोकल करेंसीज का इस्तेमाल करके। तो यानी ये ट्राइलैटरल स्ट्रेटेजिक पैक्ट मिलिट्री अंडरस्टैंडिंग से बढ़कर इन तीनों मुल्कों की एनर्जी और इकोनॉमिक सिक्योरिटी के लिए एक अहम एलिमेंट साबित हो सकता है, और इसका ऑब्जेक्टिव भी यही है, जिसके जरिए नेशनल सिक्योरिटी को स्ट्रेंथन करना। ये ट्राइलैटरल एग्रीमेंट नेटो के आर्टिकल 5 की तर्ज पर नहीं, जिसमें यह कहा गया है एक मुल्क पर हमला दूसरे पर हमला तस्वुर किया जाएगा, लेकिन डेफिनेटली एक दूसरे की जो मिलिट्री कैपेबिलिटीज हैं उनको एक्सपैंड करने के लिए हेल्प जरूर की जाएगी, जैसे कि इंटेलिजेंस शेयरिंग है, कंबाइंड डिफेंस प्रोडक्शन है, ज्वाइंट एक्सरसाइजेज हैं। और उसी का एक जुज़्व है कि ये तीनों मुल्क एक बार फिर गल्फ ऑफ ओमान के पानियों में एक्सरसाइज करने जा रहे हैं, और रिपोर्टेडली चाइनीज और रशियन वॉरशिप्स यहाँ पर पहुंच रही हैं। चाइना की अप्रोच की बात करें तो वो यूएस की अप्रोच से डिफरेंट है। यूएस अक्सर डायरेक्ट मिलिट्री इंटरवेंशन करता है,
और अगर किसी को सपोर्ट करना हो या अपने दुश्मन को हमला करना हो। चाइना ने अभी इस स्ट्रेटजी को एग्जिबिट नहीं किया, लेकिन चाइना क्या करता है, आपको मिलिट्री इक्विपमेंट प्रोवाइड करता है, जैसे उसने पाकिस्तान को किया है और पाकिस्तान ने रिजल्ट्स दिखाए हैं। चाइना कहता है कि हम आपको हर तरह से सपोर्ट करेंगे, लेकिन एक्ट आपने खुद ही करना है। और यहाँ मेरे जहन में CPEC की एग्जांपल आ गई है। बहुत से लोग ये सवाल करते हैं कि भाई CPEC की वजह से पाकिस्तान में वो चमत्कार क्यों नहीं हुआ। चाइना ने यहाँ बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट की है, डैम्स बनाए हैं, सड़कें बनाई हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जो तरक्की है वो मुल्क के अंदर से होती है। अगर पाकिस्तान की पॉलिसीज़ या पाकिस्तान की हुकूमतें उस तरक्की को मटीरियलाइज करने में नाकाम रही हैं तो वो प्योरली हमारी नाकामी है, वो चाइना की नाकामी नहीं है। लेकिन वही चाइनीज़ फाइटर जेट्स को जब PAF के ऑफिसर्स बड़ा ज़बरदस्त तरीके से इस्तेमाल करते हैं और जो उसकी इंटीग्रेशन का मुजाहरा करते हैं, वो भी आपके पास एक एग्जांपल है कि पाकिस्तान ने किस तरह चाइनीज़ इक्विपमेंट का इस्तेमाल करके अपनी कैपेबिलिटीज़ को शोकेस करके दुश्मन को शिकस्त दी है। तो ये डिपेंड करता है आप पर। इसलिए चाइना की यही स्ट्रेटजी रही है, डायरेक्ट वो सपोर्ट नहीं करता। वेनेजुएला को भी उन्होंने बहुत सपोर्ट करने की कोशिश की, बड़ा उठाने की कोशिश की, लेकिन वेनेजुएला के अंदर वो कैपेसिटी नहीं थी। उन्होंने अपनी स्टेबिलिटी पर नहीं जोर दिया और उनका सदर उठाया गया। तो यहाँ पर ईरान के हवाले से चाइना की जो स्ट्रेटजी है वो दिन ब दिन क्लियर होती जा रही है। डायरेक्ट चाइना के ट्रूप्स वहां पर नहीं उतरेंगे या चाइना अमेरिकन वॉरशिप्स पर मिसाइल नहीं दागेगा अगर वो ईरान पर हमला करेंगे, लेकिन उनकी कैपेबिलिटीज को बढ़ाने पर वो काम करेंगे। जैसे उनको मिलिट्री असलहा प्रोवाइड किया जा सकता है, इंटेलिजेंस शेयरिंग एक्सरसाइजेस के जरिए उनकी कैपेसिटी बढ़ाई जा सकती है, जिस तरह पाकिस्तान आजकल सऊदी फाइटर पायलट्स या बांग्लादेश के फाइटर पायलट्स को ट्रेन करने की एक प्लान कर रहा है, एक जो मुआहदे सामने आ रहे हैं। इसमें ईरान को मजीद टेक्निकल और मिलिट्री असिस्टेंस प्रोवाइड की जा सकती है ईरान की डेटरेंस को इम्प्रूव करने के लिए, जो कि वॉर टाइम सिचुएशन में नहीं होगी। और इस वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि कुछ ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि चाइना बड़ी मिकदार में हैवी मिलिट्री इक्विपमेंट ट्रांसफर कर रहा है ईरान को, जिसमें एयर डिफेंस सिस्टम्स, रेडार सिस्टम्स और बैलिस्टिक मिसाइल में इस्तेमाल होने वाले की कंपोनेंट्स हैं। और ईरान के मिसाइल्स को पावर अप करने के लिए फ्यूल भी सेंड कर रहा है, जिससे ईरान के 500 से ज़ायद बैलिस्टिक मिसाइल्स एक्टिव हो सकेंगे। ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम्स को अपग्रेड करने में मदद की जा रही है और ईरान की जो साइबर सिक्योरिटी कैपेबिलिटीज़ हैं उनको भी इम्प्रूव किया जा रहा है। और कुछ रिपोर्ट्स हमें ये बता रही हैं कि चाइना की जो सैटेलाइट टेक्नोलॉजी है वो US पर नज़र रखे हुए है और इस हवाले से की डेटा वो ईरानियंस को फराहम कर रहे हैं कि क्या पोजीशन है US की। आज हम उस दौर में रह रहे हैं जहां क्लियरली हम देख सकते हैं कि US की हेजीमनी को चैलेंज कर दिया गया है, यानी जो सिस्टम्स US के हैं उनके मुकाबिल चाइनीज सिस्टम्स भी आ चुके हैं। और पिछले दिनों हमने ये भी देखा था कि ईरान ने अमेरिकन GPS सिस्टम को डिच कर दिया है और चाइनीज बेडू नेविगेशन सिस्टम को अडॉप्ट कर लिया है। और अमेरिकन GPS की वजह से इजराइल को बहुत ज़्यादा हेल्प मिली थी ईरानियन टॉप ऑफिशियल्स को निशाना बनाने में, और इसलिए उन्होंने अब स्विच कर लिए हैं चाइनीज सिस्टम्स की तरफ। और ग्लोबल ट्रेड के लिए पेमेंट सिस्टम्स जैसे कि स्विफ्ट वगैरह पर डिपेंडेंस को ख़त्म करने की एक कोशिश है, अगर आप इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें। और इस हवाले से हमने 2023 के आगाज़ में देखा था, आज से 3 साल पहले, कि रूस और ईरान ने एक ऐसी अंडरस्टैंडिंग कर ली है जिससे वो सैंक्शंस को बाईपास करने का इरादा रखते हैं। डायरेक्ट ऐसे ट्रेड रूट्स निकाले जा रहे हैं कैस्पियन सी के जरिए, जिससे अमेरिकन सैंक्शंस को डिफाई कर दिया जाए, लोकल करेंसीज में ट्रेड की जाए, और ऐसे ट्रेड रूट्स जहां पर सैंक्शंस अप्लाई नहीं होती, कैस्पियन सी का इस्तेमाल करके, जो कि ईरान और रूस को मिलाता है। और ये रूस और चाइना ने उस मौके पर किया है कि जब US के बहरी बेड़े ईरान के ऊपर पहुंच चुके हैं। और ये क्लियर पैगाम है रूस और चाइना की जानिब से कि अगर आप हमारे एलाय को तंग करोगे तो हम भी उसको मुकम्मल सपोर्ट करेंगे। ये हमने अपनी कई वीडियोस में डिस्कस किया हुआ है कि ईरान ना तो वेनेजुएला है, ना कोई बहुत आसान टारगेट है। ईरान एक टफ टारगेट है US और उनके एलायस के लिए। और ईरान जैसा डिफ़िकल्ट टारगेट अगर गिर जाता है, यानी ईरान को अगर वो हराने में कामयाब हो जाते हैं, तो चाइना और रूस का ईस्टर्न एक्सिस फेल होता है, वो वीक होता है। तो चाइना और रूस के लिए भी एक डेवास्टेटिंग सिचुएशन होगी अगर ईरान यहाँ पर फेल होता है, ईरान की जो करंट हुकूमत है। क्योंकि उसके बाद अगर ये गिर जाते हैं तो फिर वेस्टर्न एलाइज ईरान में सामने आएंगे, जो इस वक्त हुकूमत लेने के लिए बेताब नज़र आ रहे हैं। पहले सीरिया में रूस और चाइना के एक अहम एलाय बशारुल असद को फारिग किया गया, और फिर वेनेजुएला में साउथ अमेरिका के अंदर, और साउथ अमेरिका में भी चाइना जिस तेज़ी से पार्टनरशिप्स कर रहा है आप इस वीडियो में देख सकते हैं। तो चाइना ने पिछले कई सालों में जो पार्टनरशिप्स बनाई, US के सेटबैक्स की जगह फिल करने की कोशिश की, अब एक
फिर पुश बैक आ रहा है यूएस की जानिब से। जबकि डोनाल्ड ट्रंप की अप्रोच की बात करें तो वो है ज़्यादा अपने वेस्टर्न हेमिस्फेयर में रहने की, अपने इलाके में रहने की। लेकिन इसमें बहुत से हॉकिश एलिमेंट्स हैं जो ये चाहते हैं कि अमेरिका का असर व रसूख बरकरार रहे पूरी दुनिया में, चाहे वो साउथ चाइना सी हो, चाहे यूरोप हो, चाहे मिडिल ईस्ट हो। ट्रंप इस पॉलिसी से एग्री नहीं करते और वो ये कहते हैं कि हमें वेस्टर्न हेमिस्फेयर तक महदूद होना चाहिए। वो भी खैर कोई इतना छोटा इलाका नहीं है, तकरीबन आधी दुनिया वो भी है अगर आप ज्योग्राफी की बात करें, अगर एरिया वाइज बात करें। लेकिन डेफिनेटली वहाँ पॉपुलेशन उस तरह नहीं है, ज़्यादा खुली ज़मीन है, पैसिफिक ओशन है, ग्रीनलैंड की वो बात करते हैं, साउथ अमेरिका, कनाडा है तो बहुत बड़ा इलाका लेकिन उसकी आबादी कम है। जबकि यूएस के स्ट्रेटेजिक थिंकर्स का ये ख्याल है कि हमें हर जगह पर अपनी हेजीमनी कायम करनी चाहिए और साउथ चाइना सी में चाइना को तंग करना चाहिए, मिडिल ईस्ट में अपनी प्रेजेंस बरकरार रखनी चाहिए और नेटो को फुल सपोर्ट करना चाहिए रूस के खिलाफ। तो इसी थिंकिंग के खिलाफ ये फिर रूस और चाइना सामने आते हैं और वो फिर मल्टीपोलर वर्ल्ड की बात करते हैं और सैंक्शन से निपटने की बात करते हैं, अग्रेशन से लड़ने की बात करते हैं। तो इसलिए वो ईरान को इस सूरत हाल में अकेला कभी नहीं छोड़ेंगे। हाँ, वो डायरेक्ट मिलिट्री सपोर्ट नहीं करेंगे लेकिन मिलिट्री डेटरेंस को इंक्रीज करने में अपना किरदार वो ज़रूर अदा कर रहे हैं और एक यूनाइटेड फ्रंट के तौर पर अपने आप को एग्जिबिट कर रहे हैं। इस स्ट्रेटेजिक पैक्ट के ज़रिए ये तीनों एक दूसरे के जो रिसोर्सेज हैं और कैपेबिलिटीज़ हैं उससे फ़ायदा उठाना चाहते हैं। जैसे ईरान के पास नेचुरल रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं और चाइना ने 2020-21 में जो पैक्ट किया था स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, उसका यही ऑब्जेक्टिव था कि अगले 25 सालों तक ईरान इनको तेल की सप्लाईज जारी रखेगा, बदले में ये ईरान में इन्वेस्टमेंट करेंगे और मिलिट्री इक्विपमेंट प्रोवाइड करेंगे ईरान को। तो यहाँ से आपको पता चलता है दोनों की एक दूसरे के रिसोर्सेज के हवाले से इम्पोर्टेंस। ईरान एक बहुत बड़ा मुल्क है जहां पर ऑयल एंड गैस के वास्ट रिजर्व्स हैं। शाह ऑफ ईरान के दौर में ऑयल एक्सट्रैक्शन के सारे ठेके ब्रिटिश और अमेरिकन कंपनीज के पास थे और ईरान में 1979 के रेवोल्यूशन के बाद ये सब तब्दील हो गया। ईरानी हुकूमत ने सब कुछ अपने कंट्रोल में ले लिया और अमेरिकन और ब्रिटिश इंटरेस्ट को फारिग कर दिया, उनकी छुट्टी करा दी। तो ये भी उनको एक गुस्सा है। इसी वजह से ईरान पिछले तकरीबन 50 सालों से सैंक्शंस का सामना कर रहा है और इंटरेस्टिंग बात यह है कि वो अभी तक खड़े हुए हैं और आज वो चाइना और रूस के एलाय हैं और चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में ईरान एक की प्लेयर है जो कि कनेक्ट करता है ईरान के BRI को और इसी तरह ये अपने ईस्टर्न एक्सिस को मजबूत करना चाहते हैं, पूरे एशिया के साथ इंगेजमेंट चाहते हैं, चाइना, रूस और ईरान वेस्टर्न सैंक्शन से तंग आकर और US डॉलर सेंट्रिक फाइनेंशियल सिस्टम से भी निकलना चाहते हैं। इसलिए शी जिनपिंग का बयान आया है उनकी लोकल करेंसी को प्रमोट करने के हवाले से। इस पैक्ट के ज़रिए ये मज़ीद कोऑर्डिनेटेड डिफेंस प्लानिंग करेंगे, इंटेलिजेंस शेयरिंग की जाएगी और एक दूसरे का जो वास्ट एरिया है वहाँ तक रीच हासिल की जाएगी। यही वो रीज़न्स हैं जिसकी वजह से अभी क्लियरली हमें नज़र आ रहा है कि US जो कि दुनिया में सबसे बड़ी मिलिट्री माइट है, जिनकी नेवी सबसे ज़्यादा मजबूत है, वो अभी तक ईरान पर हमला करने से क्यों कतरा रहे हैं। वो देख रहे हैं ईरानियन एक्शंस पर्शियन गल्फ में और सपोर्ट चाइना और रूस की। और जिस तरह सुप्रीम लीडर ने भी कहा है कि हम पर हमला रीजनल वॉर बन जाएगा, यानी पूरे इलाके तक एक्सपैंड हो जाएगी ये जंग। अरब्स भी ये कभी नहीं चाहेंगे और एशियन ममालिक में भी इंस्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। पाकिस्तान, तुर्की को भी नुकसानात होंगे, सऊदी अरब, गल्फ वगैरह और चाइना और रूस का एक्सेस टूटेगा और इसलिए ये सारे ममालिक चाहते हैं जंग ना हो। इस वक्त सिर्फ इजराइल की ख्वाहिश नज़र आती है जो कि अमेरिका को पंप कर रहा है, उनको पुश कर रहा है कि आप हमला करें। और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि तुर्की के ज़रिए बातचीत करने की भी एफर्ट्स जारी हैं। हमें कमेंट सेक्शन में बताइए इस सूरत हाल में जब डोनाल्ड ट्रंप इन सारे इलाकों से निकलना चाहते हैं और जंगों में नहीं पड़ना चाहते और इजराइल इनको पुश कर रहा है और दूसरी तरफ ईरान को चाइना और रूस सपोर्ट कर रहे हैं, क्या इस सूरत हाल में US ईरान पर स्ट्राइक करेगा या आपके ख्याल में कोई सिंबॉलिक टाइप स्ट्राइक हो सकती है जिस तरह इन्होंने 12 रोज़ा जंग के एंड में की थी ईरान के ऊपर और उसके जवाब में ईरान ने भी एक सिंबॉलिक स्ट्राइक कर दी थी। तो क्या ये स्ट्राइक सिंबॉलिक होंगी या कोई डिसाइसिव एक्शन लिया जाएगा ईरान के खिलाफ, या जो सीक्रेट टॉक्स हो रही हैं उनमें यही डिसाइड हो रहा है कि एक दूसरे को क्या फेस सेविंग दी जाएगी और किस स्केल का हमला होगा, यानी कंट्रोल्ड हमले की बातचीत। आप क्या समझते हैं? कमेंट कीजिए। इसके अलावा हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, साथ ही वो बेल आइकॉन भी दबा लें ताकि वो स्टोरीज दुनिया भर से और पाकिस्तान से जिनकी मेन स्ट्रीम मीडिया पर प्रॉपर कवरेज नहीं होती हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू आप तक टाइम पर पहुंच जाएं।